आज हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे 25-26 हाईलाइट, और इससे है ना क्वेश्चन पक्का, एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। कैसे क्या क्वेश्चन आएंगे ये पूरी इस वीडियो में देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। और स्पेशली मैं CGL प्री 26 के लिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इसको देखेंगे हम। तो भाई देखो, सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो ये देखो, आप इसका ये देख पा रहे होंगे फ्रेम, मतलब ये जो इनकी बुक का फ्रंट कवर है, इसमें ही आप देखो आपको क्या दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि भाई ये बहुत सारे जो शिपयार्ड में जो बॉक्सेस होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ये जहाज के थ्रू जा रहा है। तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि इंडिया का जो फोकस रहेगा ना इस बार ट्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। ये इस चीज़ को बता रहा है। हर बार क्या करती है ना जो अपनी निर्मला सीतारमन जी हैं, वो क्या करती हैं जब भी इकोनॉमिक सर्वे ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करती हैं, तो वो क्या करती हैं, तो ये जो फ्रंट पेज होता है ना उसको एक अलग तरीके से दिखाती हैं, और वही बताता है कि क्या हो सकता है इस बार का बजट। ठीक है, और मैं थोड़ा डिटेल और बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो, इकोनॉमिक सर्वे जनरली क्या होता है, लास्ट दिन आता है, बट मे बी ऐसा हो सकता है कि सैटरडे की वजह से ये क्या हो गया, 29 को आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो इसको करता कौन है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है, जैसे अभी निर्मला सीतारमन है, वो इस रिपोर्ट को जारी करती हैं। ठीक है ना, यूनियन बजट जो होता है, और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ना वो यूनियन बजट से ठीक पहले आता है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा 25-26, एक्चुअल में क्या होता है, ये एक तरीके का क्या है, रिपोर्ट है। किस चीज़ का रिपोर्ट है कि हमारा जो देश है, इंडिया है, उसकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो का मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लाइक GDP हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, है ना, या फिर मान लो फॉरेक्स रिजर्व हो गए, या फिर कैसे पैसों का दाम बढ़ रहा है, बैंकों की क्या हालत है, हर एक चीज़ का मोटा मोटी हिसाब किताब और प्रोजेक्शन ये बताता है कि 25-26 में क्या रहा। और इसका एक कंपैरिजन ये लोग करते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसा था, इस ईयर कैसा रहा, या फिर 5 साल पहले कैसा था और अभी कैसा है। तो ये एक पूरी क्या आपको मान लो कि एक इंडिया की दशा है, हालत है कि इंडिया की कंडीशन 25-26 में क्या रही, और इसको बताता है ये इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो ये हाईलाइट्स हम पढ़ेंगे, मेन मेन चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। ठीक है, फिर इसके बाद और एक दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला क्या है कि जो ये इकोनॉमिक सर्वे है ना, ये जो कौन सा डिपार्टमेंट करता है, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको प्रिपेयर करता है इकोनॉमिक डिवीजन। एक इकोनॉमिक डिवीजन है जो किसका है, DEA का है। किसका है, DEA। ठीक है, DEA इन द सेंस, DEA का मतलब है डिपार्टमेंट, है ना, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके अंदर एक डिवीजन है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डिवीजन। ये क्या करती है, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करती है, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको बनाती है। ठीक है, और किसके गाइडेंस में, एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है जो इसको प्रिपेयर करवाता है। ठीक, और जो क्या था कि सबसे पहला जो इकोनॉमिक सर्वे था उसको 1951 में प्रेजेंट किया गया था इंडिया में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद क्या हो गया कि इकोनॉमिक सर्वे इस तरीके से चलता रहा। अब इकोनॉमिक सर्वे में जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई सर्विसेज कैसी हुई, एग्रीकल्चर में क्या इंप्रूवमेंट हुई, मैन्युफैक्चरिंग कैसी रही, फिजिकल डेवलपमेंट कैसा हुआ, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, इन्फ्लेशन कैसा है, इन सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करते हैं। फिर क्या हो गया कि पहले है ना रिपोर्ट सिंगल आती थी। सिंगल रिपोर्ट का मतलब कि एक बुक आएगी आपके पास छोटी सी, उसके अंदर सारी डिटेल्स रहेंगी इकोनॉमिक सर्वे की। फिर बीच में क्या हुआ कि 2010 से 11 से लेकर 2020 से 21 तक क्या हो गई, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना ये दो पार्ट में आने लगा, जिसको हम कहने लगे कि 2 वॉल्यूम्स, दो पार्ट में आने लगा। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, इस तरीके से ये चला। फिर अगेन 2022-23 से क्या हो गया, ये सिंगल वॉल्यूम चालू हो गया, सिंगल वॉल्यूम में आना स्टार्ट हो गया, और अब भी ये सिंगल वॉल्यूम में आ रहा है। ठीक है, और क्या होता है कि ये जो इकोनॉमिक अफेयर्स है ये जो करेंगे कौन, हमारे जो करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं इनके बिहाफ पर ये बनता है, और वो कौन है, V अनंता नागेश्वरम। ठीक है, ये प्रिपेयर करते हैं, इन्हीं के बिहाफ पे ये बनता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो आप देखो इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, इसके अंदर 15 चैप्टर्स हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकती है SSC की भाई जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर कितने चैप्टर्स इंक्लूडेड है या कितने टॉपिक्स पे बात की गई है। 15 पे की गई है। तो इसको मैं मतलब शॉर्ट शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करी किसकी, स्टेट ऑफ इकोनॉमी।
स्टेट ऑफ इकोनॉमी की बात करी कि मतलब हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके की चल रही है, हमने उसके ऊपर बात करी। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख पाओगे, जैसे हम सबसे पहले जीडीपी की बात करते हैं कि जीडीपी का क्या हिसाब किताब रहा। देखो यहाँ पर जीडीपी देखो, अ, ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला बता रहा है कि एवरेज मतलब 15 और 19 के आसपास क्या जीडीपी रही, फिर 20 और 21 में हमारी क्या जीडीपी रही, और 2025 के अंदर हमारी क्या जीडीपी रही। तो आप देखोगे कि भाई ये नेगेटिव में चल रहा है ना, नीचे जा रही है ज़्यादातर कंट्री के। सिर्फ ये कंट्री आप छोड़ दो, इटली और जर्मनी, इनकी देखो बड़ी है, और वो भी 15-19 में सबकी ज़्यादातर नेगेटिव है। अब ये होता है कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसकी है, तो यहाँ पर अगर आप देखो ना तो भाई इंडिया और ब्राज़ील दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। क्यों करी है? क्योंकि इनका क्या है कि जैसे ये वाला पार्ट हो गया 2025 का, इसका ये वाला पार्ट हो गया 2025 का, ये कम नेगेटिव है। जबकि दूसरी कंट्री चाइना का देखो कितना ज़्यादा नेगेटिव जा रहा है, ठीक है ना, इसका देखो कितना ज़्यादा नेगेटिव जा रहा है। तो ये कह रहा है कि डिट्रियोरेटिंग प्राइमरी बैलेंसेस परसेंटेज ऑफ जीडीपी अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब जब हम पूरे ओवरऑल वर्ल्ड का देख रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से जो इंडिया है उसका जो जीडीपी है वो बहुत कम डाउन गया है, मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ मानी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये वाला ग्राफ देखो, है ना, इसमें अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि ग्लोबल पॉलिसी इज इंक्रीजिंगली सेव्ड बाय सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल कंसीडरेशन रेदर देन एफिशिएंसी और मल्टीलेटरल रूल्स। मतलब जो ग्लोबल पॉलिसी आई, मतलब आपको पता है कि कई तरीके की पॉलिसी चलती हैं पूरे इंटरनेशनल में, है ना, कुछ इंडिया के लिए, कुछ एक पूरे संघ के लिए, कई सारे, जैसे मान लो एशिया के लिए निकल जाएगा, यूरोपियन यूनियन के लिए निकल जाएगा। तो इन सारी जो कंट्री है, ये जो पॉलिसी है, इन्होंने इस तरीके से चीज़ों को इंक्रीज़ किया है, जिसके अंदर जैसे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, एनर्जी और फाइनेंस वेपनाइजेशन हो गए, एक्सपोर्ट कंट्रोल हो गए, स्कैपिटिज्म, फ्री ट्रेड की चीज़ें हो गई, और मिनरल्स वगैरह हो गए। ठीक, तो इन सभी के बिहाफ पे हमने देखा कि जो अपनी इंडिया की जीडीपी है ना, वो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री से बेहतर परफॉर्म कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, राइजिंग सोवरिन यील्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये सोवरिन जो यील्ड है, ये क्या बताता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि किसी गवर्नमेंट ने क्या करा है, कोई उधार लिया है ना, किसी बॉन्ड पे या किसी सिक्योरिटी, किसी भी चीज़ पे, तो वो क्या कर रही है, कितना एनुअल इंटरेस्ट पे कर रही है, ये सोवरिन यील्ड बताता है। तो इसमें अपनी इंडिया की बात नहीं हुई है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके अंदर आप यहाँ पर देखो कि इंडिया का क्या मोमेंटम रहा है जीडीपी में, और फाइनेंशियल ईयर 27 में क्या रहेगा। तो देखो आप यहाँ से देखो, यहाँ से इंडिया का जो मोमेंटम चलता आया, और ये क्या हो गया था कि 21 के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया था, ये कोविड वगैरह के हिसाब से हो गया था, काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया था, फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हुआ, और अभी तक देखो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना। जैसे अगर हम 25 की बात करें तो यहाँ पर कहीं थी जीडीपी, और अगर हम 26 की बात करें तो देखो ये जो ग्रोथ है ये यहाँ पर कहीं है ना। ग्रोथ का मतलब क्या हो रहा है कि हम इसको लाख मतलब पैसों में मेज़र कर रहे हैं कि कितना अमाउंट जो है वो पैसा बड़ा है, और उसके हिसाब से हमारी जो परसेंटेज ग्रोथ है वो कितनी है। ठीक, तो अगर हम 27 की बात करें तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये लगभग कितना है, ये लगभग 6.8 टू 7.2% है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरीके का मोमेंटम हमें फाइनेंशियल ईयर 27 में देखने को मिलेगा। और अगर आप ये ग्रोथ देखो तो यहाँ से कंटिन्यूसली बढ़ा है जीडीपी। ठीक है, तो इसको ये लोग दिखा रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद बात कर रहे हैं प्राइवेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज ग्रोथ। अब आप सभी को पता है कि जैसे किसी भी कंट्री की ग्रोथ है, जीडीपी है, कुछ भी है, अगर वो बढ़ेगी कैसे, जब उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो, जब उस कंट्री का प्राइवेट कंजम्पशंस बढ़ रहा हो। प्राइवेट कंजम्पशंस मान लो बंदे क्या कर रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, या कुछ और चीज़ें खरीद रहे हो, खाना खरीद रहे हो, कुछ भी चीज़ें हैं, घर हो, जहाँ जहाँ पर बंदे क्या कर रहे हैं, चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो जब चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, इसका मतलब वो क्या करेंगे, पैसा देंगे, मार्केट में पैसा आएगा, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए क्या है कि प्राइवेट कंजम्पशंस अगर बढ़ता है तो जीडीपी भी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लाइक आप सड़कें बना रहे हो, रोड बना रहे हो, नई नई कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भी क्या होगा कि इंडिया की ग्रोथ बढ़ेगी, है ना। तो उसी के बेस पे हमें देखना है कि इन्वेस्टमेंट कैसा रहा। तो आप देखो यहाँ 2016-17 पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर इस तरीके से ये करीबन ऊपर चल रहा है ग्राफ। तो अगर हम 26 की बात करें फाइनेंशियल ईयर, ये लगभग 30 के आसपास दिखा रहे हैं, और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें जो अभी खत्म होने वाला है, ये लगभग 30 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा रहा है।
प्राइवेट कंजम्पशंस की अगर हम बात करें, इसका ग्राफ तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, मतलब प्राइवेट कंजम्पशंस बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ इन रियल ग्रॉस वैल्यू एडिड, रियल ग्रॉस वैल्यू एडिड जिसको हम जीवीए कह रहे हैं। देखो क्या होता है एक्चुअल में, जब भी हम क्या करते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो इसके मैंने 3 मेथड आपको पढ़ाए थे, अगर आपने वन शॉट देखी हो, है ना। तो एक मेथड हमने देखा था जो क्या था, प्रोडक्शन मेथड था। क्या था, प्रोडक्शन मेथड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्शन मेथड था, इसी के अंदर हमने पढ़ा था क्या, जीवीए, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई चीज़ बनी, है ना, तो उस वो फाइनली कितने की बिक रही है और कितने स्टेज में वो बनी, उसका अलग अलग प्राइस जब हम उसको माइनस कर देते हैं। यानी इन शॉर्ट टर्म में आप समझो कि जैसे हमने क्या करा कि एक मोटरसाइकिल करने के लिए पहले माइनिंग करी, है ना। तो मान लो शुरू में हमें माइनिंग जो ओर थी ऐसे ही मिली, फिर वहाँ से हमने क्या करा, उस ओर से उसको किसी मेटल या उसके अंदर से मेटल निकाला हमने, तो वो मान लो मैंने 1 लाख रुपए में बेचा। फिर उस मेटल से हमने इंजन बनाया, वो मान लो मैंने 5 लाख का बनाया। फिर वहाँ से हमने गाड़ी बनाई जिसकी कॉस्ट हमें कितनी, 10 लाख रुपए आ गई। तो इस केस में हम क्या करते थे कि 10 लाख यानी फाइनल आउटपुट माइनस में ये जो इंटरमीडिएट कॉस्ट है जो हमें पड़ी, इसको हम माइनस कर देते थे, है ना। तो माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू मिलती थी वो क्या होती थी, उसकी एक्चुअल जीडीपी होती थी। इस तरीके की हमने कैलकुलेशन, जो प्रोडक्शन मेथड है उसमें हमने जीडीपी पढ़ा था। फिर एक जीडीपी मेथड हमने ये पढ़ा था जिसको हमने कहा था कि ये क्या है, ये एक एक्सपेंडिचर मेथड है, जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई कितना खर्चा हो रहा है देश में, अगर आप उसको जोड़ लो तो वो भी बता देगा कि कितना प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि जब हम खर्चा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं। जिसको हमने इन शॉर्ट में बताया था कि भाई वो होता है जिसको हम कहते हैं चिकजम। क्या कहते हैं, चिकजम कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इसके अंदर क्या होता था चिकजम में, जैसे ये हो गया कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कितना गवर्नमेंट का खर्चा है, ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट में खर्चा हो रहा है, ठीक, फिर कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसी के बेस पे यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हमारा रियल ग्रॉस वैल्यू एडिड है, मतलब जो एक्चुअल जीवीए है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, अगर हम उसकी बात करें तो टोटल जो जीवीए है ये भी बड़ा है, मतलब 7.3 पहुंचा है। और एग्रीकल्चर में हल्का सा डाउन रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि लैंड लिमिटेड है, सोर्सेस लिमिटेड है, लेबर वगैरह सब कुछ फिक्स रहती है, ठीक। लेकिन जो इंडस्ट्री है उसमें हल्का सा बढ़ाव देखने को मिला है, और जो सर्विस सेक्टर उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ाव देखने को मिला है, किसमें, रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, रिफॉर्म एक्सप्रेस पुशेस इंडियाज पोटेंशियल जीडीपी टू 7%। अब कह रहा है कि ऐसे रिफॉर्म्स जिनकी वजह से जो इंडिया की पोटेंशियल जीडीपी है, मतलब जो इंडिया की जीडीपी है उसको लगभग 7% के आसपास पहुंचाया जाएगा, ठीक। तो कैसे पहुंचाया या कैसे पहुंचा, ये एक जैसे इसमें कह रहे हैं कि कैपिटल एक्यूमुलेशन हुआ, है ना। इसमें क्या हो गया कि जैसे हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किए, हमने क्या करे, कई सारे लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स। लॉजिस्टिक्स क्या होता है कि जैसे मान लो एक दिल्ली से क्या हो रहा है कि माल तैयार हो रहा है ना। अब क्या हो रहा है कि वेस्ट बंगाल में उस प्रोडक्शन उसको सप्लाई देना है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कोई गाड़ी उस माल को भर के ले जाएगी। वहाँ पर क्या होगा, उनका अपना एक वेयर हाउस होता है, वहाँ पर उसको क्या कर देते हैं, वो उस माल को रख देते हैं, और फिर वहाँ से क्या करते हैं, अलग अलग छोटी छोटी जगह पे उन चीज़ों की सप्लाई दी जाती है। तो इसके लिए एक अलग कंपनी है जो इस पूरे काम को इस बीच में कर रही है, मतलब प्रोडक्शन से उन्होंने माल उठाया और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन तक का काम जो कर रही है उसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स, है ना। तो लॉजिस्टिक्स में भी काफ़ी सारे रिफॉर्म किए गए, ताकि आपने देखा होगा अभी कई सारे डिलीवरी एजेंट होते हैं, वो जल्दी डिलीवरी कर पा रहे हैं, वो इसी वजह से कर पा रहे हैं, है ना। और हमने कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसको सस्टेनेबल बनाए रखा। फिर उसके बाद हमने जो लेबर इनपुट है, मतलब जो श्रमिक है, उनमें बहुत सारी चीज़ें करी, है ना। जैसे लेबर कोड्स नए आपने देखा होगा, 2025 में लेबर कोड आया। स्किल एम्प्लॉयमेंट के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए गए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया गया। और उसी के हिसाब से हमने क्या करा, प्रोडक्टिविटी जो है उसमें भी कई सारे फैक्टर्स को क्या करा, इम्प्रूव करा, है ना। जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, ठीक, एफिशिएंसी गेन, बहुत सारी चीज़ें करी गई, जिसके बेस पे क्या हो पाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। जैसे कुछ भी, अगर जैसे आपको लोन लेना है तो हमने लोन लेने के लिए ऐसे सिस्टम्स बनाए जो इजीली क्या हो, कोई भी बंदा उससे लोन ले पाए, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इन सारी चीज़ों से जो जीडीपी है उसको लगभग 7% के आसपास हम लेकर गए, ठीक।
फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसको हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट्स, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, देखो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जैसे एक होता है जिसको हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी, एक होता है फिजिकल पॉलिसी, एक होता है जिसको हम कहते हैं क्या, मॉनेटरी पॉलिसी। अब दोनों से ही आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना हो। ठीक है, पैसा जो है वो मार्केट में कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं अभी क्या, फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये जो फिजिकल पॉलिसी होती है, ये एक क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस। मतलब देखो फिजिकल पॉलिसी से क्या होता है कि हमारा जो देश है वो क्या करती है, पैसों को कंट्रोल करती है। और क्या होता है कि इन्हीं के हिसाब से रेट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, अप डाउन होना है या मार्केट कैसा रहेगा, या जैसे मान लो कि मेरे को ऐसा करना है कि नेक्स्ट ईयर में मुझे क्या करना है कि जो रेपो रेट है उसको डाउन करना है, बढ़ाना है। ठीक है, या फिर मान लो मुझे क्या करना है, लोन वगैरह सस्ते करने हैं, नेक्स्ट ईयर में मुझे इन्फ्लेशन को बढ़ाना है, कम करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, फिजिकल पॉलिसी लाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो रेट होता है, जीडीपी वगैरह, उन सबको क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसके अंदर दो टर्म होती है, एक को हम कहते हैं फिजिकल डिफिसिट, एक को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डिफिसिट। ठीक है ना। देखो क्या होता है कि जब भी हम डिफिसिट की बात करते हैं, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि माइनस में हो गया क्या चीज़। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि देखो गवर्नमेंट जो है वो क्या है, उसके पास जैसे मान लो गवर्नमेंट है, ये एक क्या है, ये बैंक है, एक पॉकेट है ना। इसके पास क्या होगा, कहीं से पैसा आएगा और ये कहीं पर खर्च करेगी, दो ही चीज़ होती हैं। या फिर मान लो आप हो, आपको क्या करना है, आपके पास मंथ की सैलरी आती है, तो इसका मतलब पैसा आया, फिर आप उसको खर्च करते हो, मतलब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, इसको हम कहते हैं। और जो फिजिकल डिफिसिट होता है उसकी अगर हम बात करें, उसका मतलब होता है, ये जो फिजिकल डिफिसिट है इसका मतलब होता है कि टोटल कितना खर्चा गवर्नमेंट ने किया है ना, टोटल कितना खर्चा गवर्नमेंट ने किया किसी भी चीज़ पे, माइनस में टोटल गवर्नमेंट को कितना पैसा आया। खर्चा मतलब मान लो कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको सैलरी देना, या फिर मान लो कोई पुल बनवाना, कोई रोड बनवाना, हेल्थ केयर बनवाना, किसी स्कीम में पैसा डालना, कुछ भी, ये सारे खर्चे हैं। और रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब जैसे मान लो आपने क्या करा, टैक्स लिया। ठीक है, या फिर आपने कहीं पर किसी देश को या किसी चीज़ में लोन दे रखा था, आपने वहाँ से पैसा कमाया, या फिर आपने कुछ बेचा, वहाँ से पैसा कमाया। तो ये सारे क्या होते हैं, रेवेन्यू होते हैं। तो जब आप खर्चे को रेवेन्यू से क्या करते हो, माइनस करते हो, तब आपको निकल के आता है फिजिकल डिफिसिट। और ये हमेशा क्या होता है कि खर्चा ज़्यादा ही रहता है हर एक देश का, है ना, और उसकी कमाई कम ही रहती है। तो इसलिए फिजिकल डिफिसिट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो आपको समझ आ गया कि फिजिकल डिफिसिट क्या होता है। इसी तरीके से क्या होता है, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है कि जब आप इस फिजिकल डेफिसिट में से क्या कर दो, जो पेमेंट है, मतलब जो आपने क्या करा कि पहले कोई लोन था, कुछ था, उसमें जब आप इंटरेस्ट पे करते हो, तब आप उस इंटरेस्ट पेमेंट को जब आप माइनस कर देते हो फिजिकल डेफिसिट से, तो आपको क्या मिल जाता है, प्राइमरी डेफिसिट मिल जाता है। क्लियर हो गया। तो अब इसी के बेस पे हम बात कर रहे हैं कि भाई जो जीडीपी है क्या रही, है ना। तो जैसे यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर बहुत कम हो गई थी, कोरोना का टाइम था, फिर जीडीपी बढ़ी, फिर कम हो गई, कम होते होते इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी है। ठीक, जिसमें हमारी क्या है कि प्राइमरी डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट जैसे ये 4.4 रही थी, और यहाँ पर इसका प्राइमरी डिफिसिट 0.8 रहा था, और ये 4.8 रहा था। क्या होता है कि ये हर साल क्या होता है, ऐसे फिजिकल डिफिसिट आता है कि इतना इस साल हम लोग माइनस में रहे। तो जैसे अपना जो क्या कहते हैं 26 वाला है या 25 वाला है, 25 में हम 4.8 फिजिकल डिफिसिट रहे, यानी माइनस में रहे। क्लियर है। और जिसके अंदर हमारा जो प्राइमरी डिफिसिट था वो लगभग 1.3% था। ठीक है, तो ये रह रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, प्रूडेंट फिजिकल मैनेजमेंट एज द की ड्राइवर बिहाइंड सोवरिन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड। अब देखो क्या होता है कि ये क्या हो रहा है, ये 9.2 से 4.2 हो गया है ना, ये आपका क्या हो गया, 9.2 से 4.2 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, फिजिकल डिफिसिट कम हो रहा है। और फिजिकल डिफिसिट कम होना, इसका मतलब क्या है कि आपके देश में रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे, और एक्सपेंडिचर कम हो रहा है ना। तो ये अच्छा है, ये कंट्री के लिए क्या है, अच्छा है। तो जब ये अच्छा होता है तो उस कंट्री में क्या होता है कि ये जैसे सोवरिन क्रेडिट रेटिंग वगैरह होती हैं, जिससे क्या होता है कि आसानी से लोन वगैरह ये सारी चीज़ें किसी भी कंट्री वगैरह को मिलती हैं, तो ये क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, ये जो हमने देखा कि ये डेफिसिट वगैरह कम हुआ है, तो मैंने कहा कि देश की कंडीशन अच्छी हुई है।
इससे क्या हो रहा है कि जो अपनी जो रेवेन्यू जो है वो इम्प्रूव्ड हुआ है, ये मैंने बताया। जब क्योंकि क्या होगा कि रेवेन्यू बढ़ेगा तभी तो ये फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि रेवेन्यू बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर से जब आप घटाओगे तो जो टोटल आउटपुट है वो कम आएगा, तो इसका मतलब अच्छी कंडीशन है। ऐसे ही जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, उसको भी हमने सस्टेनेबल रखा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। फिजिकल ट्रांसपेरेंसी हमने इम्प्रूव करी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप इसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक और चीज़ इन्होंने क्या दिखा रखी है कि जैसे पहले क्या होता था, ये 25 का है प्री पेंडेमिक एवरेज। देखो पहले क्या होता था कि यहाँ पर ग्रीन कलर जो है इसको दिखा रखा है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट, और ये जो येलो कलर है इसको हमने दिखा रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स आप सभी को पता है कि जैसे जो अपने जीएसटी वगैरह इन सब में है, इनडायरेक्ट टैक्स है जो घूम फिर के सरकार के पास जाते हैं, और डायरेक्ट टैक्स जो आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट देते हो, जैसे इनकम टैक्स हो गया। तो अच्छा ये माना जाता है कि जब इनडायरेक्ट टैक्स जो हो जाए वो क्या हो जाए, क्या कहते हैं, कम हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ग्रीन वाला पार्ट जो क्या कहते हैं तुम्हारा प्री पेंडेमिक एवरेज था, इस टाइम पर क्या था कि ये 52% था, ठीक है। और क्या हो गया कि बाद में जब ये मतलब अपना 25 वाला ईयर आया तो ये बढ़कर कितना हो गया, 59% हो गया, है ना। मतलब 52 से 59% हो गया, तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया है। मतलब लोग बाग इनकम टैक्स वगैरह ज़्यादा दे रहे हो, जिसकी वजह से अपने आप क्या हो गया कि इनडायरेक्ट टैक्स कम हो गया, जो कि अच्छी चीज़ मानी जा रही है, ठीक है। तो ये पोस्ट पेंडेमिक और प्री पेंडेमिक यहाँ पे एवरेज दिखा रहा है कि पहले जो जीडीपी था उसमें जो रेवेन्यू रिसिप्ट था वो कम था, 8.5% था, अब वो बढ़कर 9.1 हो गया। मतलब सरकार के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है लोगों से, ठीक है ना, या किसी भी चीज़ से, जो इनकम टैक्स हो गया या फिर जीएसटी वगैरह हो गया, इन सब से सरकार के पास में रिसिप्ट ज़्यादा आ रहा है, रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू वगैरह है वो अपने आप बढ़ रहा है। यही सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि भाई बढ़ रहा है। और इनकम टैक्स फाइल्ड देख लो, पहले क्या था कि 21-22 में लगभग 7 करोड़ लोग ही फाइल कर रहे थे, लेकिन 24-25 में ये लगभग कितना हो गया, 9.2 करोड़ लोग अब क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, रोबस्ट ट्रांजैक्शन मोमेंटम अंडर जीएसटी इवन एज ग्रोस जीएसटी कलेक्शन ट्रैक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। इसके अंदर भाई ये दिखा रहा है कि जैसे जो ई वे बिल वगैरह हो गए, है ना, इनका दिखा रहा है कि ये देखो क्या होगा। ये कह रहा है कि यहाँ पर आप देखो 23 में ई वे बिल 70.3 करोड़ था, 24 में इतना, 25 में इतना, और 26 में देखो 115 करोड़ हो गया। ये क्या दिखाता है कि ई वे बिल, जैसे मान लो कभी हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, ई वे बिल वगैरह बनाते हैं। तो ये बताता है कि अगर ई वे बिल बढ़ रहा है तो इसका मतलब लोग बाग एक तो बिल बनवा रहे हैं, और उसके बाद वो मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे माल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो इस ये दिखाता है कि बिजनेस वगैरह बढ़ रहा है अच्छे से, है ना। तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, ऐसा ये लोग बताना चाह रहे हैं। फिर जीएसटी, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन वगैरह ये सब दिखा रहे हैं कि ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म आया उसके अंदर हमने क्या करा, उसके अंदर हमने आपको पता है कि दो टैक्स स्ट्रक्चर बना दिया, 18%, 5%। जैसे हमने 12% वाला जो स्लैब था उसको हटा दिया, है ना। तो इसके अंदर सब कुछ हटा के हमने 18% और 5% रख दिया, दो टेर। और इसके अंदर क्या कर दिया, जो बहुत ज़्यादा वैसे थे लग्जरी गुड्स थे या ऐसे गुड्स जिसको ईजिली नहीं देना चाहिए, उन सब पे हमने क्या कर दिया, 40% लगा दिया। एक सिंपल जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर बना दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग बाग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा कंजम्पशन कर पा रहे हैं, है ना। जैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिन पे टैक्स ज़्यादा था वो कम हो गई हैं। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल बाइक वगैरह है उनके रेट भी सस्ते हो गए, और जो पॉलिसी वगैरह हैं, जो टर्म इंश्योरेंस वगैरह हैं, उनके भी रेट सस्ते हो गए इन सब चीज़ों से, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड वगैरह बढ़ गया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आ गया, ये सारी चीज़ें ये लोग बताना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि सेंटर्स इफेक्टिव कैपेक्स टू जीडीपी स्केल अप फॉर ए प्री। और ये कह रहा है कि जो अपना सेंटर है ना, सेंटर का जो कैपेक्स है मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें ये दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद बात कर रहा है किसकी, मॉनेटरी मैनेजमेंट की। मॉनेटरी मैनेजमेंट मतलब जो पैसा है, पैसे का जो मैनेजमेंट है उसको किस तरीके से किया जा रहा है। तो इसके अंदर आप देखो पैसों का मैनेजमेंट, जैसे मैंने पहले भी आप वन शॉट में मैंने पढ़ा है कि पैसे को कंट्रोल किया जाता है फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से। मॉनेटरी पॉलिसी से जैसे आरबीआई कंट्रोल करता है, वो क्या करता है, रेपो रेट हो गया, बैंक रेपो रेट हो गया, एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, इन सबको कंट्रोल करके वो लोग पैसे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से जो हमारा देश होता है वो फिजिकल पॉलिसी लाकर क्या करता है, पैसों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि जैसे अगर हम रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट देखो रेड कलर का है, तो रेपो रेट देखो कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, रेपो रेट डाउन जा रहा है।
तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि रेपो रेट अगर आपका डाउन गया तो ईजिली क्या हो रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, ये इसका मतलब है। और लोगों के पास जब ईजिली पैसा आ रहा है तो लोग उसको खर्च करेंगे, नई नई चीज़ें यूज़ करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, इस तरीके का माना जाता है। तो ये इन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद और भी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका ये ग्राफ इस तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये, अब जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमने M0 पढ़ा था, M1, M2, M3, मतलब जिसमें मैंने बताया था कि भाई नैरो मनी होता है, ब्रॉडेड मनी होता है, ये आप देखना वहाँ पर जाकर। तो इसका भी अगर आप परसेंटेज देखो तो ये जो M3 है ये 12.1% है, और जबकि ये जो M0 है ये बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है, जिसको ये अच्छा बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एक्सपेंडिंग पेंशन की बात ये लोग कर रहे हैं कि भाई पेंशन का किस तरीके से रोल रहा है, कि जैसे जो 16 के आसपास, अब देखो ये कंपैरिजन क्या कर रहे हैं ना, 25-24 का कंपैरिजन नहीं कर रही है, 10 साल पहले का कंपैरिजन कर रहे हैं ज़्यादातर टाइम पर, कि कांग्रेस के टाइम पर क्या था और हमारे टाइम पर क्या है ना। तो जैसे इन्होंने देखा, इन्होंने कहा कि जो अटल पेंशन योजना थी उसमें लगभग पहले 24 लाख सब्सक्राइबर थे, है ना, अब वो बढ़कर इतने 641 लाख हो गए। तो ये डेटा भी आप लोग देख सकते हो, ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, इसके अंदर देखो 97.5 लाख सब्सक्राइबर थे और ये बढ़कर 198 हो गए, है ना। और इतना करोड़ इसके अंदर क्या है, अमाउंट है, और जबकि वो बढ़कर अब 1398,000 करोड़, हजार करोड़ इसके अंदर क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम में लोग बाग इन्वेस्ट कर चुके हैं पेंशन्स के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस जो है उसका कैसा मार्केट में वो चल रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंश्योरेंस वगैरह इन सब ये सस्ते हो गए हैं थोड़े, तो प्रीमियम लोगों को कम पड़ रहा है। और हम लोग क्या हो रहे हैं ना, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, अभी लोग वो हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, लाइक वो म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है ना। क्योंकि जब आपकी जॉब लग जाएगी ना तब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, अभी आपके पास जॉब नहीं है तो आपको इन सब चीज़ों का पता नहीं है, बट ये अच्छा होता है जितना ज़्यादा हेल्थ कवरेज होता है लोगों के पास में, है ना। तो ये देखो, लोगों ने पहले 6.3 लाख करोड़ का लोगों ने प्रीमियम लिया था, अब ये बढ़कर 8.9 हो गया, और ये चीज़ देखो ये कम है ना। मतलब ज़्यादातर लोगों के पास अब क्या है, कोई ना कोई कवरेज है, प्रीमियम है। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट इन द कैपिटल मार्केट इन फाइनेंशियल ईयर 26, जो हमारा कैपिटल मार्केट है उसमें कैसा डेवलपमेंट हुआ है। देखो कैपिटल मार्केट मतलब इसमें क्या कह रहा है कि जैसे प्राइमरी मार्केट्स होती हैं, प्राइमरी मार्केट्स क्या होता है कि जब जैसे कोई कंपनी है वो पहली बार जब मार्केट में आती है, तो वो पैसा जब पहली बार उठाती है तो उस टाइम पर उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट्स। लाइक जैसे मान लो पहले इनिशियल आईपीओ ऑफरिंग, आईपीओ जिसको हम कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है कि उन्होंने क्या करा, उनको पैसे चाहिए थे, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने कुछ शेयर जो होते हैं उसको डाइल्यूट करते हैं और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालते हैं, और हम जैसे लोग या फिर कोई बड़ी कंपनी या कोई भी उसको खरीदता है, उनके शेयर्स खरीदता है। तो हमने क्या करे, शेयर खरीद लिए, अब कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा वो हमें भी होगा, लेकिन उस शेयर के बदले हमने कंपनी को पैसे दे दिए ताकि वो आगे काम कर पाए उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स वगैरह में। तो ये सब क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में आता है, मतलब जो एकदम शुरू में जब ये सारी चीज़ें आती हैं। तो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आप कहीं पर किसी बड़े इन्वेस्टर से उधार ले लो, या फिर आप क्या कर लो, आईपीओ लॉन्च करके अपने कुछ शेयर्स क्या कर दो, लोगों में बांट दो या किसी में बांट दो। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये भी हमें काफ़ी देखने को मिला है। और अभी आप देख लो ये इतना ज़्यादा हो गया है, अप्रैल से नवंबर, मतलब इतना मान रहे हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद ये आईपीओ की बात कर रहा है, तो देखो आईपीओ भी कितना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है रेगुलेटरी डेवलपमेंट, जैसे बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा है, कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस मार्केट की बात कर रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बैंक की हेल्थ अभी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पहले क्या होता था कि लोग बाग पैसे नहीं देते थे, पैसे लेकर भाग जाते थे, है ना, लोन वोन लेकर। अभी वो सारी चीज़ें कम हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम आ गया है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे पॉलिसी बाजार इन सब में क्रेडिट वगैरह चेक करते हैं कि भाई इसका ठीक है, सिविल स्कोर ठीक है कि नहीं है, उसके बेस पे हम देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बैंक का अभी हेल्थ काफ़ी अच्छा है। ऐसे ही अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, ये सारी काफ़ी सही चल रही हैं। भाई देखो, इकोनॉमिक सर्वे यही बता रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही बताएगा। ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव नहीं मिलेगा आपको। अब इसके बाद कह रहा है कि प्रोग्रेस इन माइक्रो क्रेडिट्स, माइक्रो क्रेडिट छोटी छोटी चीज़ों में क्या प्रोग्रेस रहा, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होगी, जो ये मतलब ये क्या है, ये पैसे देती हैं,
है ना। जैसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या फिर पीएम स्वनिधि इसको हम कहते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि डिसबर्स्ड ओवर 36.18 लाख करोड़ अक्रॉस 55.45 करोड़ लोन अकाउंट्स एज ऑफ, मतलब कह रहा है कि अक्टूबर 2025 तक इन्होंने 36 लाख करोड़ रुपए डिसबर्स करे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे ही पीएम स्वनिधि में भी यही कह रहे हैं कि इन्होंने लगभग 15 लाख करोड़ डिसबर्स करे हैं, और जिसके अंदर 69% वुमेन एंटरप्रेनर है जिन्होंने इस माइक्रो लोन को क्या करा है, एक्सट्रैक्ट किया है। तो ये जो जैसे पीएम स्वनिधि की अगर हम बात करें, ये क्या करता है, जो इंडिया के जो छोटे मोटे वेंडर्स होते हैं, जैसे जो क्या कहते हैं रास्ते वगैरह पे छोटी छोटी दुकानें, इन सब के लिए ये क्या करती है, लोन देती है। तो इसने क्या करा, लोगों की लोन वगैरह देके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया। और इसमें क्या है कि माइनॉरिटी को स्पेशल से देने का कोटा है, तो माइनॉरिटी वाले भी आसानी से इसके अंदर लोन ले सकते हैं। तो बहुत सारे मैट्रिक्स हैं तो ये दिखा रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जिसको हम कह रहे हैं एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, प्लेइंग द लॉन्ग गेम। अब क्या मतलब है इसका, ये जो एक्सटर्नल सेक्टर है ये बात कर रहा है अब कि हम किस तरीके से अपना ट्रेड कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। और क्या होता है कि जब आपको पता है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उससे कंट्री की इकोनॉमी जीडीपी पे बहुत फर्क पड़ता है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि जो एक्सटर्नल सेक्टर है प्लेइंग द लॉन्ग गेम। तो अब आप इसके अंदर देखो, जो अपना ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी हो गई, फैसिलिटेटिंग मेजर हो गया, रिस्ट्रिक्टिव मेजर हो गया, ये लगभग ये तीनों क्या है, कंटिन्यूसली बढ़े हैं। तो जब ये बढ़ेंगे तो आपको पता है कि इंडिया से बाहर इन सब चीज़ों में बिजनेस करना काफ़ी आसान होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखो परफॉर्मेंस दे रखी है कि इंडिया का ट्रेड किस तरीके से चला है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि जैसे जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट हो गया, मतलब जो व्यापारी वगैरह जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो इंपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था, डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट का मतलब दो चीज़ों को माइनस करने पे डेफिसिट आता है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कितना हमने बाहर किया और इंपोर्ट कितना हमने आया, हम क्या कर रहे हैं, इसका अंतर देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखो हमने क्या करा, 2000 अप्रैल 24-25 की जब ये बात करें तो हमने यहाँ पर कितना करा, 546.4 इतना क्या कर दिया हमने, जो एक्सपोर्ट कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखो 25 की बात कर रहे हैं, अभी हमने कितना एक्सपोर्ट कर दिया, 578.6, जो क्या कहते हैं यूएस बिलियन डॉलर्स में एक्सपोर्ट किया है। इसका मतलब इसके कंपेयर में हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है। तो ये दिखा रहा है 5.9% ईयर की ग्रोथ दिखा रहा है। क्लियर हो गया। और इसका रिस्पेक्ट देखो, ये क्या है, आपका एक्सपोर्ट है और ये क्या है, इंपोर्ट है। ठीक है, तो जब आप इंपोर्ट मतलब आपने क्या करा, माल अंदर किया, और एक्सपोर्ट मतलब माल बाहर किया। ठीक है, मैं इसको लिख दूं, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये है। तो आप देखो कि इंपोर्ट यहाँ पर कितना हो गया, ये इंपोर्ट दिखा रहा है। इंपोर्ट मतलब आपने 546.4 इंपोर्ट किया, माइनस में आपने एक्सपोर्ट कितना किया, 322.4, जहाँ से आपको मिला -224। अब देखो ये माइनस में है ना, इसका मतलब ये बता रहा है कि ट्रेड डिफिसिट है, मतलब हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए, इंपोर्ट कम करना चाहिए, ये होता है। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद क्या हो गया कि अगर आप 25-26 में जाओगे तो ये चीज़ भी बड़ी है, तो ये चीज़ें दिखा रहा है। क्लियर हो गया। और इसके बाद ये दिखा रहा है कि जो नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम और ज्वेलरी प्रोडक्ट थे उनका भी ये देखो यहाँ पर ट्रेड दिखा रहा है, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं सर्विसेज ट्रेड। आप सभी को पता है कि इंडिया जो है सर्विस सेक्टर में वर्ल्ड में लीडिंग कंट्री है। जैसे आपने देखा होगा बीपीओ कॉलिंग हो गई, ठीक है, हेल्थ केयर में हम लोग क्या करते हैं, कॉल सर्विस देते हैं, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी सर्विसेज हम इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया को है ना सर्विसेज सेक्टर से बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो सर्विस सेक्टर है वो भी क्या हुआ है, बड़ा है ना। जैसे यहाँ पर देखो 2010 से 25, 10 से 20, 20 से 25 किस तरीके का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। तो ये सारा हमेशा बड़ा ही रहता है। जैसे यहाँ पर देख लो कि 2024 की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 285 जो है क्या, हमने क्या करी है, सर्विसेज एक्सपोर्ट करी हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 304, मतलब ये कितना 6.5% इस ईयर भी बढ़ा हुआ देखने को मिला है।
क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या ट्रेड पार्टनरशिप हमने साइन करी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि किस किस देश के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा 5 साल में हुआ है, ऐसा पूछ लेगा। तो इसके अंदर जैसे हमने देखो मॉरिशियस के साथ में 2021 में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, यूएई के साथ में 2022 में किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2022 में किया, ईएफटीए टेपा के साथ में 2024 में किया, और जैसे ये यूके के साथ में किया है और ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो देखो क्या होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम लोग फ्री रखते हैं, कुछ चीज़ें वो लोग फ्री रखते हैं, जिसमें हमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी होती है। तो यही सिंपल सा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और ये जो देश हैं इनके साथ में अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन चल रहा है। ठीक, तो ये वाले आप लोग देख सकते हो, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसा सीजीएल प्री में पूछा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें किसके, करंट अकाउंट डेफिसिट की, कैड की करंट अकाउंट डेफिसिट। देखो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, कैड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो कैड होता है इसका सिंपल सा मतलब होता है, कैड की अगर मैं बात करूँ इसका सिंपल सा मतलब होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट माइनस में टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब आपने कितना वैल्यू इंपोर्ट किया और कितना वैल्यू एक्सपोर्ट किया। ठीक, तो सिंपल सी बात है, अगर आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर ले रहे हो तो इसका मतलब आप डेफिसिट हो गए हो, क्योंकि आपको देना पड़ेगा फिर, क्योंकि जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर लेंगे तो हमें ओवरऑल क्या करना पड़ रहा है, पैसा बाहर देना पड़ रहा है। तो क्या होता है कि जो ये क्या कहते हैं मर्चेंटाइज डेफिसिट है ना, यहाँ पर देखो ये कितना ज़्यादा नेगेटिव है, -287 -156। मतलब इतना हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, इतना हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है, तो अगर हम सर्विसेज वगैरह देखो तो 189 यहाँ पे हमने सर्विसेज वगैरह दी, नेट ट्रांसफर्स हमने दिए, रेमिटेंसेस मतलब गिफ्ट वगैरह जो हमारे पास आ रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसको बैलेंस कर दे रहे हैं। मतलब जैसे ये 287 है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो तो जब आप माइनस करोगे तो बहुत कम ही बच रहा है जो नेगेटिव है। तो इसलिए ये कह रहा है कि जो मर्चेंटाइज डेफिसिट है ना, वो कहीं ना कहीं जो हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो रेमिटेंसेस हमारे पास आ रही हैं, उससे क्या हो जा रहा है, ये बैलेंस हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में हम लोग नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो जो भी ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब हम लोग जो भी डिजिटल सर्विसेज हो गए, डाटा सेंटर्स वगैरह हो गए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, इन सब में जो हम काम कर रहे हैं उसमें इंडिया जो है ना भाई, वो सबसे आगे चल रहा है अभी। $114 बिलियन इंडिया ने क्या कर दिए हैं, डिजिटल इकोनॉमी पे इन्वेस्ट कर दिए हैं, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिए हैं, जो आगे चलकर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब आप क्या करते हो कि हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में जब क्या करते हैं, बाहर से लोग आकर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे किसी ने 100 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए किसी कंपनी में, किसी ने 20 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए, किसी ने कुछ इन्वेस्ट कर दिए, तो इसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होता है कि पैसा जो है वो हमारी कंट्री में आ रहा है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर पा रहे हैं और प्रॉफिट उससे मिल रहा है। तो इससे क्या होता है कि कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी बढ़ने लगती है जब भी किसी देश में क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई आता है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर नेट एफडीआई बाय इंडिया, जैसे यहाँ पर देखो 24 और 25 में ये था, यहाँ से देखो इतना बढ़ गया। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इन एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो बढ़ा है। और क्या होता है कि जब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में अभी मार्केट अच्छा है, इंडिया में अभी इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें बता रहा है। ठीक है, following factor create a window for India to plug into reconfiguration of GVC and move up the value addition ladder। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल बफर एंकर स्टेबिलिटी। क्या मतलब है इसका, देखो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अगर वॉर हो जाती है, कुछ हो जाता है, इंडिया के पास सारी सप्लाईज बंद हो जाती है, क्योंकि देखो हमारे देश में भी क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें हम खुद से नहीं बना सकते। और किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, डॉलर चाहिए होता है। और वो डॉलर क्या होता है, हमारे आरबीआई के पास में रिजर्व में रखा रहता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स, है ना। तो हमारे पास क्या है कि जैसे 2015 की अगर हम बात करें तो हमारे पास $341 बिलियन रिजर्व था, और अभी 26 की अगर हम बात करें ना तो हमारे पास $701 बिलियन रिजर्व है, मतलब बहुत ज़्यादा रिजर्व है। क्लियर हो गया। इतना रिजर्व है कि हम लगभग 11 महीने बिना कुछ करे, बिना कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब इन सब चीज़ों के करे, हम क्या कर सकते हैं, खा पी के बचा सकते हैं। मतलब हम क्या करें, इंपोर्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जैसे अगर मान लो इंपोर्ट आप कर रहे हो तो आपको क्या करने पड़ेंगे, डॉलर देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। तो हम 11 महीने तक ऐसे चला सकते हैं।
ठीक है, बिना कुछ कमाई करे बिना कुछ करे 11 महीने तक इतना हमारे पास क्या है, फॉरेक्स रिजर्व है। और ये क्या कह रहा है, जो एक्सटर्नल डेब्ट है, मतलब जो उधारी हम लोगों ने ली है बाहर देश से, वो भी क्या है कि कम हो गई है, 19.2% ही बची है। ठीक है, और जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब जो हमने देखा कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ये भी क्या हो गया है कि कम हो गया है। तो ये अच्छा है, जब क्या होता है कैट कम हो जाता है, मतलब आपका क्या है कि डेफिसिट हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद जो चैप्टर 5 है वो बात कर रहा है किसकी, इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है। ठीक, तो इन्फ्लेशन जो यहाँ पर देखो दिखा रहा है कि इंडिया रिकॉर्डेड द लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सीपीआई, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस इंडेक्स, विथ अप्रैल दिसंबर 25 एवरेज हेडलाइन एट 1.7%। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, अब जैसे देखो हो सकता है कि हमको ना पता चल रहा हो, कुछ ना पता चल रहा हो, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स इन्होंने बनाया है उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा इन्फ्लेशन है ना वो कम रहा है। ठीक, जैसे आप देखो पहले इस अप्रैल 24 की देखो, यहाँ पर इन्फ्लेशन था किसका, ये जो ग्रीन वाला है ये है फूड इन्फ्लेशन, मतलब जो खाने में महंगाई थी वो बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद से हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया, मतलब ये मेन वाला है एवरेज जो चल रहा है। फिर इसके बाद कोर इन्फ्लेशन हो गया, ये वाला पार्ट। तो ये कह रहा है, तो जैसे अगर आप फूड और फ्यूल माइनस कर दो तो आपको कोर इन्फ्लेशन मिल जाता है। तो अब कह रहा है कि अगर हम लास्ट की तरफ दिसंबर 25 में बात करें तो कहीं ना कहीं खाने में क्या हो गया, खाना जो है सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं, इन्फ्लेशन डाउन हुआ है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें डाउन हुई हैं, ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि इंडिया हैज़ सीन द हाईएस्ट रिडक्शन इन हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक, तो हम ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन देख रहे हैं, मतलब ये मान लो एक कॉमन ओवरऑल एवरेज हो गया, ये इन्फ्लेशन जो है इंडिया का सबसे कम रहा है, मतलब इस साइड में रहा है, मतलब नेगेटिव चल रहा है। और बाकी ये जो 3 कंट्री है इनका तो पॉजिटिव चल रहा है। तो इंडिया सबसे ऊपर रहा है इन्फ्लेशन को कम करने में। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन कम होना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है डिक्लाइन इन फूड इन्फ्लेशन वाज ड्रिवन बाय ए परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन इन प्राइजेस ऑफ मेजर। अब ये कह रहा है कि जो ये फूड इन्फ्लेशन है, मतलब खानों में जो महंगाई की कमी हो गई है वो किस वजह से हुई है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पहले जो सब्जी थी वो क्या थी, लगभग मतलब महंगी थी काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर देखो फिर ये कह रहे हैं कि दिसंबर में ये लगभग आते आते ये काफ़ी सस्ती हो गई है। इसी तरीके से जो दाल का प्राइस है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी डाउन हो गया है। तो इस वजह से ओवरऑल जो फूड इन्फ्लेशन है वो क्या हो गया है, यहाँ पर आप देखो ये वाला फूड इन्फ्लेशन वो क्या हो गया, डाउन हो गया है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे ही फिर इन्होंने हेडलाइन का भी दिया, तो ये सारा आप देख लोगे, टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि ये जो फैक्टर्स हैं दैट मेड इन्फ्लेशन बेनाइन, मतलब ऐसे फैक्टर्स जिन्होंने ये जो इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करा है, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जैसे जो मॉडरेट इन ग्लोबल प्राइजेस ऑफ की मेटल्स, मेटल्स की वजह से हमने कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दिया, डाउन कर दिया। फिर कह रहे हैं कि बिलो नॉर्मल टेम्परेचर कपल्ड विद अबव नॉर्मल मानसून क्रिएटेड वेरी। अब ये कह रहा है कि जो हमने खेती वगैरह करी थी उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह टेम्परेचर के बेसिस पे काफ़ी अच्छी खेती हुई है, उसको वो कहना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद जो फूड ग्रेन्स वगैरह है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है। तो इन सब की वजह से क्या हो गया, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कम किया गया है, सही मतलब एडजस्ट वो सहने लायक बनाया गया है। ठीक, तो ये दालों के प्राइस की बात कर रहा है कि जब हम 14-15 में थे तो एक बार इतना ज़्यादा हो गया था, ये कहना चाह रहा है। और फिर यहाँ पर आकर बहुत स्टेबल हो गई हैं ये चीज़ें, फ्लक्चुएट नहीं हो रही। यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा हो जाता था, कम हो जाता था, तो इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि एग्रीकल्चर जो खेती वगैरह होती है और फूड मैनेजमेंट, उसमें क्या चीज़ें रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि 20 से अगर 24 में अगर हम देखें, 2020 से 24 का कंपैरिजन अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर 4.7% बढ़ा है, क्रॉप का सेक्टर 4% बढ़ा है, जो लाइव स्टॉक्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, वो 6.1 बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा जो फिशिंग हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। तो इस तरीके से ये एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इन सारी पॉलिसी में जैसे इथेनॉल की प्राइसिंग हो गई, इन सब को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एग्रोनॉमिक नीड्स वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं, तो उन सब से क्या कर रहे हैं, पॉलिसी कंसीडरेशन की आगे आने वाले टाइम में पॉलिसीज़ वगैरह बनाएंगे ताकि और कंट्रोल किया जा सके। अब हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट ने लाइक जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन मिशन चलाया, उसमें खाना वगैरह इन सब चीज़ों पे काम किया। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स वगैरह के लिए, तो इन्होंने अलग अलग मिशन चलाए जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट दिया गया, जैसे कहीं पर लोन, कहीं पर अच्छी क्वालिटी के खाद, कहीं पर अच्छी क्वालिटी के बीज वगैरह, इन सब
से कहीं ना कहीं हमने क्या करा, जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा दिया। ठीक, इनपुट सपोर्ट दिया, जैसे हेल्थ कार्ड बनाया, फर्टिलाइज़र, जो फर्टिलाइज़र्स खाद वगैरह उनमें सब्सिडी दी, लोन वगैरह के लिए सब्सिडी दी, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर कहीं पर हमने इनकम प्रोवाइड करी है ना, जैसे जो पीएम किसान योजना है उसमें किसान को इनकम दी गई, एमएसपी बनाया गया कि इतना, कम से कम इतना प्राइस हमें जो किसान है उनको देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अच्छा हो गया है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं सर्विसेज की। तो सर्विसेज जैसे हमने देख ही लिया कि इंडिया में सर्विसेज बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। तो यहाँ पर आप देख लो इंडिया की सर्विसेज कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक, और ये 15 और 19 7.6% थी, और अभी 2024 के आसपास ये 7.2% है। और इसका मुकाबला सिर्फ चाइना ही कर सकती है, लेकिन इसका देखो माइनस में भी है। ये तो कोविड की बात कर रहा है, तो चाइना इंडिया लगभग एक जैसी चल रही हैं सर्विसेज सेक्टर में। ठीक है, ये पीएमआई इंडेक्स है, यहाँ पर देखो ये पीएमआई इंडेक्स दे रखा है इन्होंने, जो लगभग 58.9 है Q3 में। सर्विसेज सेक्टर ड्रिवन अर्बन एम्प्लॉयमेंट, अब देखो ये कह रहा है कि जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें क्या कह रहा है कि लगभग 30% एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, ये क्या है कि 61.9% जो है वो अर्बन एरिया से आ रहे हैं सर्विसेज सेक्टर में, और जितना भी एम्प्लॉयमेंट है उसका लगभग 30% सर्विस सेक्टर में ही है हमारी इंडिया के। तो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, अब हम क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसमें एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे सॉफ्टवेयर की जो जितनी भी सर्विसेज हैं, है ना, जिसमें हम सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कि मान लो किसी ने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, उसको कोई दिक्कत आ रही है, इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसमें जो आप सपोर्ट वगैरह दे रहे हो, तो वो हमारा 4.7 से 3.5% बढ़ गया है। 16 से 20 में इतना था, और अभी 23 से 25 में इतना हो गया। ऐसे ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, किसी भी चीज़ में बताना, एडवाइस देना, इन सब में 11.9 से 25.9% ये बढ़ गया है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ये भी देखो बड़ा है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें हम कमर्शलाइजेशन, स्पेस एंड ओशियन, इन सब चीज़ों की। ठीक, तो जैसे हमने कमर्शलाइजेशन में फॉरेन सैटेलाइट्स वगैरह, आप सभी को पता है, बहुत सारे लॉन्च किए, 393 फॉरेन सैटेलाइट्स, जहाँ से हमें पैसा आया है। एक्सपोर्ट करके हमने अर्निंग करी है लगभग $433 मिलियन की। NSIL रेवेन्यू हमें आया है इतना। सैटेलाइट डेटा सर्विसेज, वहाँ से हमने 495 मिलियन मार्केट बनाया है। ओशियन टेक, तो ये सारी क्या है, कमर्शियल, स्पेस एंड ओशियन में जो भी हमने डेवलपमेंट, जो भी हमने ग्रोथ करी है। फिर उसके बाद आप सभी को पता है कि इंडिया में कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ा है। तो ये कह रहा है कि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट है, मतलब जो छोटे छोटी जगह पे जो टूरिस्ट चल रहे हैं, वो लगभग 17.5% का ग्रोथ हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो लगभग 8.59% का ग्रोथ हुआ है। ऐसे ही जो होटल वगैरह हैं, पूरे साल में एवरेजली 60% उनकी जो क्या कहते हैं, रूम्स वगैरह हैं, वो सारे बुक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छा बूम हुआ है। मीडिया एंटरटेनमेंट का इन्होंने दे रखा है। रियल इस्टेट और हाउसिंग में भी बंदे क्या कर रहे हैं, दबा के खरीद रहे हैं, इसमें पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, आईटी सेक्टर, ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब, तो आईटी सेक्टर वगैरह, तो इसमें भी इन्होंने बात करी है कि जो जनरेटिव एआईज हैं जो अभी चल रही हैं, है ना, जो खुद से चीज़ों को सीख रही हैं, अलग अलग बनाने की कोशिश कर रही हैं, वो देखो कितना ज़्यादा इंडिया में 890 पहुंच गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है इंडस्ट्रीज नेक्स्ट लीप। क्या है, इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करता है ग्रोथ, उसकी ग्रोथ कैसी है, रेजिलाइंस और ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, उन सब चीज़ों पे ग्रोथ डिपेंड करता है। तो अभी बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स जो BSI है, उसके हिसाब से हमारा जो इंडिया है भाई, वो काफ़ी ऊपर ही चल रहा है, 100 से भी ऊपर चल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। और ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह है, इनमें जैसे मीडियम एंड हाई टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज़ जो अपनी इंडिया में हो रही हैं, ये भी देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इतने पे पहुंच गया। और ये पहले 21 के टाइम पर सिर्फ $9 बिलियन था, और ये अभी के टाइम पर लगभग मान लो $15 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। GVA ये हमने देख लिया, डाउन हुआ था, फिर ऐसे बढ़ने लगा है। ठीक, इसमें देखो ये कह रहा है कि जो सीमेंट वगैरह, सीमेंट की इंडस्ट्री की ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे स्टील की इंडस्ट्री की ग्रोथ यहाँ पर दिखा रहा है। ये अभी अप्रैल टू अक्टूबर का है, तो जो बढ़कर इससे ऊपर पहुँच गया होगा। ठीक, कोल की दिखा रहा है कि कोल का इस तरीके से चल रहा है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। फार्मास्यूटिकल कंपनी ये काफ़ी फेमस है, हमारी इंडिया जो है दवाई वगैरह बनाने में टॉप लीडिंग कंट्रीज़ में है, ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी हम लोग काम कर रहे हैं, ये भी ठीक ठाक है, मतलब ना बढ़ रहा है ना कम रहा है, इस तरीके से चल रहा है।
और जो ईवी में हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा जैसे अभी एक एथर स्कूटी का ऐड आता है, या फिर जो ईवी व्हीकल्स है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उन सब का काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और ये बहुत तेज़ी से अपने इंडिया में बढ़ रहे हैं, है। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हो। इनोवेशन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं 9th चैप्टर, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या हो रहा है। तो जैसे ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब ये बताता है कि कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। मतलब कैपिटल का मतलब लाइक जैसे हमने कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई हमने रोड बनाया, कोई हमने हाईवे बनाया, इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्या करते हैं, मतलब ऐसे डायरेक्ट आपको हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इसमें हमने कितना खर्चा किया, तो आप देखो 15 में हमने 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि 26 के आसपास ये 15 साढ़े 15 लाख रुपए, मतलब ये कंटिन्यूअसली हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। तो एक तरीके से ये अच्छा माना जाता है देश के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब हमने इतने सारे प्रोजेक्ट, मतलब मान लो ये कितने हो गए, ये हो गया आपका 1,04,686 करोड़ रुपए हमने क्या करें, खर्च करें हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह में। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पहले कम थे, अभी देखो 28, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे, ठीक है। तो यही कह रहा है। अब ये जो मैंने आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें हम रोड, ब्रिज, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल ये सब डेवलप कर रहे हैं, तो इन्हीं की बात कर रहा है कि जैसे हमने नए नए हाईवे बनाए, काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए, जिससे आप बहुत, मतलब जैसे जयपुर से दिल्ली 2.5-3 घंटे में आ जा रहे हो, तो इन सब पे हमने खर्चा किया तभी ये चीज़ें बन पाई है, ठीक। रेलवे नेटवर्क्स, तो ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं। पावर सेक्टर पे भी हमने काम किया, पावर सेक्टर डेवलपमेंट हम लोगों ने किया है, ठीक है। इसमें देखो पहले 15,000 मेगावाट की पावर सप्लाई थी, अभी हमारे पास 41,000 की सप्लाई है। ये सारा आप देख सकते हो, ये वाला आप ध्यान रख सकते हो, है ना। डिजिटल कनेक्टिविटी इसके अंदर कुछ खास काम का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं। देखो क्या होता है कि क्लाइमेट के लिए हमें रेन्यूएबल एनर्जी पे रुकना होता है। रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी आप सभी को पता है क्या होता है। तो उसके लिए जैसे हम सोलर पावर हो गया, विंड पावर हो गया, इनको एक अल्टरनेटिव सोर्स की तरह दिखते हैं। तो इसमें भी हम लोगों ने जैसे कितना मटेरियल हमें चाहिए, उसमें रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे डिपेंड होने के लिए कितनी एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है, कितना एनर्जी हमें डेवलप करना है। विंड पावर में भी कितना मटेरियल लगेगा, जैसे सोना, कॉपर, चांदी ये सब लगता है ना, तो इन सब चीज़ों की बात हो रही है। तो अब ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी पर भी फोकस ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि ये जैसे सोलर पावर है, विंड पावर है, एक तो ये सीजनल होती है और हर जगह पे हमें मिल नहीं सकती, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि ये महंगी है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी पर भी काम कर रहे हैं, ताकि न्यूक्लियर एनर्जी हमें 24/7 सप्लाई दे पाए, मतलब साल के सारे दिन हमें सप्लाई दे पाए। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं वो भी इससे चल पाए, और इससे हाइड्रोजन वगैरह का भी प्रोडक्शन हो पाए। तो इसलिए हम न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पे जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 25-26 आया, जिसमें हमने क्या करा, 20,000 करोड़ एलोकेशन किया है यूनियन बजट 25-26 में, कि भाई 20,000 करोड़ रुपए स्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट बनाने के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर खर्चा होगा, जिससे हम क्या कर पाएंगे, 100 गीगावाट 2047 तक हम क्या कर पाएँ, पावर जनरेट कर पाएँ। तो इसी के चलते हमने एक शांति एक्ट भी बनाया था, जिसमें हम प्राइवेट स्टेट पार्टिसिपेशन लाएंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ठीक है। रिसेंट, अब देखो इसमें कह रहा है कि रिसेंटली इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में क्या हम लोगों ने चेंज किए। हम लोग लेकर आए परिवेश 3.0 सिंगल विंडो क्लियरेंसेज हैं, जो क्या करती हैं, डिजिटली आप बहुत सारी चीज़ों का क्लियरेंस आपको दे देती है। नेशन वाइड यूनिफॉर्म गाइडलाइंस हम लोगों ने बना दी, कि भाई पानी के लिए, एयर के लिए क्या क्या एक्ट रहेंगे, किस किस चीज़ को आपको फॉलो करना है, इन सब चीज़ों के लिए। माइनिंग के लिए हमने रेगुलेशंस बनाए। हमने इन्वायरमेंटल ऑडिट के लिए एक थर्ड पार्टी इन्वायरमेंट ऑडिट वो लेकर आए, जो क्या करेगी, इन्वायरमेंट वगैरह का ऑडिट करेगी, कैसा है, सही है, नहीं है। तो इन सब चीज़ों, ये कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग क्या करके इन्वायरमेंट को सही करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है, जिसको हम कहते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक। तो एजुकेशन एंड हेल्थ की अगर हम बात करें, तो अभी क्या हो रहा है कि हम लोगों ने स्कीम चलाई है कि लगभग हम 100% मतलब देश का हर एक बच्चा स्कूल जाएगा 2030 तक, ऐसा हम लोगों ने
प्लान बनाया है, ठीक है। और अभी के हिसाब से क्या हो रहा है कि लगभग 90% बच्चे स्कूल जाते हैं 1 से 5वीं तक के, और छठी से 8वीं तक के लगभग 90.3% बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर धीरे धीरे ये कम हो जा रहा है। इसी तरीके से हमने 2035 तक ये बनाया कि बंद जो बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन मतलब वो कॉलेज वगैरह पढ़ेंगे लगभग 50%, और जो अभी क्या है कि काफ़ी कम है, वो लगभग 29.5% है 2022-23 के हिसाब से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी जैसे स्कूल में बच्चा जाए तो आपको पता है कि स्कूल में खाना वगैरह बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। लाइक जैसे 500 हॉस्टल्स अप्रूव किए गए हैं पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत, ताकि बच्चे आए हॉस्टल में रहे, है ना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अपग्रेडेड, जो लड़कियों के विद्यालय वगैरह थे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2682, उनको अच्छा बनाया गया, अपग्रेड किया गया ताकि लड़कियां आकर उसमें पढ़ पाएँ। कई सारे हॉस्टल सैंक्शन किए गए हैं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नॉलेज मिल पाए, ठीक है। और ऐसे ही अगर इसमें बात कर पाएँ, हमने क्या करा है, एआई ड्रिवन कई सारे लैंग्वेज डालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो बिहार है तो वहाँ पर अलग एक्सेंट चलता है, तमिल है तो वहाँ पर तमिल की ज़रूरत है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। निपुण भारत के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं। एकेडमिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है जो एनईपी है ना, नई जो पॉलिसी है एजुकेशनल पॉलिसी, उसमें हम ये एक स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, इस स्ट्रक्चर को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, जो एजुकेशन सेक्टर है उसको बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हेल्थ की बात कर रहा है तो ये कह रहा है कि ड्रॉप इन आईएमआर ओवर द पास्ट डिकेड, ठीक है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्या मतलब है, जो बच्चे जो छोटे में ही क्या हो जाते थे, मर जाते थे किसी वजह से, तो वो क्या हो गया 37% ड्रॉप हो गया। अब बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि देखो अच्छे हॉस्पिटल है, मेडिसिन से है, हेल्थ केयर है, इस वजह से। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले बहुत कम थी, है ना। 1976 के टाइम पर जब लास्ट किया गया तो 49.7 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, मतलब एक एवरेज लाइफ 50 साल चलती थी। अभी वो 70 साल हो गई है, मतलब एक एवरेज लाइफ 70 साल चल रही है। मतलब बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो 100 85 90 95 साल जी रहे हैं, जिसकी वजह से एवरेज 70 हो जा रहा है, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं कि जो कैलोरी है, प्रोटीन है, वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। पहले 2147 कैलोरी था पर डे, अब 2212 हो गया है। अर्बन में 2123 था, अब 2220 हो गया है। इस तरीके से प्रोटीन जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो ये यही कह रहा है कि ये कैलोरी, प्रोटीन, इन सब के इंटेक की वजह से जो लाइफ है वो बढ़ गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो गया है। और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे मोटापे को हटाने के लिए अच्छा खाने का कैंपेन चलाया है, ऑयल कंज्यूम कम करो उसका कैंपेन चलाया, खेलो इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट चलाया, बहुत सारे मूवमेंट चलाए, जिससे क्या होगा, एक हेल्थी लाइफ बन सके। टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे बहुत सारी ऐप्स वगैरह बनाई गई जो क्या करेंगी, डेली आपको फॉलो कर पाएंगी। मेंटल हेल्थ कॉम्बैटिंग डिजिटल एडिक्शन चलाए गए हैं, इंटरनेट गाइडेंस की ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अब जैसे आप देख सकते हो कि 8.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऑपरेशनल हैं विथ फुटफॉल ऑफ 506 करोड़। तो इन सब में कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, लोगों का हेल्थ चेकअप वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। इसमें हमने क्या क्या किया है, जैसे लेबर की अगर हम बात करें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कितने लेबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये देखो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये क्या हुआ है, बढ़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो ये कम हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, इसका मतलब ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। फिर आपको पता है कि लेबर कोड लाया गया 21 नवंबर 2025 को, जिसमें क्या था कि 29 लेबर लॉज हैं, उनको 4 लेबर कोड के अंदर क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया है। एक कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो ये ऐसा भी पूछ सकता है कि कितने कोड लाए गए हैं, 4 लेबर कोड लाए गए हैं। और ये सारे कुल मिला के क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लेबर को काम करने के लिए सूटेबल वर्क कल्चर हो गया, ठीक है ना, पैसे हो गए, मेंटल हेल्थ हो गया, नॉर्मल हेल्थ हो गया, इन सब को कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, अच्छा बना रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां फीमेल पार्टिसिपेट कर पाएँ, एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन हो, बिजनेस करना आसान हो, सोशल सिक्योरिटी हो, ये सब चीज़ें इन कोड की वजह से कहीं ना कहीं आया है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। इनहेंसिंग फीमेल पार्टिसिपेशन, तो ये कह रहे हैं कि पहले फीमेल 23.3% थी, अब वो 41.7% हो गई है ना। तो ये यही सारा कह रहा है।
फ्लेक्सिबल वर्क स्ट्रक्चर, जैसे आपको पता है कि घर से भी काम करने का, वर्क फ्रॉम होम बना दिया, अफोर्डेबल हाउसिंग बनाई है ताकि लोग बाग क्या कर पाएँ, पैसा वगैरह वो करके अच्छे घर वगैरह ले पाए। स्किल डेवलपमेंट कराया जा रहा है लोगों का, है ना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो दी जा रही है, इसको हम कहते हैं पीपीपी मॉडल, है ना। जैसे इसमें क्या होता है कि मान लो कोई पब्लिक कोई अपना गवर्नमेंट का काम है, अब उसको हमने क्या कर दिया, किसी प्राइवेट वेंडर को दे दिया, फिर उसने किसी ठेकेदार को दे दिया, तो इससे छोटे छोटे बंदे दोनों मिलकर, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर उस काम को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। जैसे रोड बनाने का हो गया, ठीक है, गेटिंग स्किलिंग राइट। और हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप देखते हो ना, कभी कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, कभी कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। जैसे इसके अंतर्गत हमने क्या करा है, 1000 ITI जो सेंटर है जहाँ पर लोग ITI की डिग्री लेते हैं, उसको अपग्रेड कर दिया, नई नई मशीनें वगैरह लाए हैं। फ्लैक्सी मूव स्कीम्स लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम 10,000 ट्रेंड बाय प्रोमिनेंट इंटरप्राइजेस, 10,000 लोगों को ट्रेन कर किया है। ऐसे ही PMKVI 4.0 लाया गया है। ठीक, तो ये सारे क्या है, इंडस्ट्री डेवलप ड्राइवन स्किल दी गई हैं ताकि लोग बाग काम कर पाए और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस। क्या हुआ है, तो क्या कह रहा है कि जैसे इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है, जो गरीबी है ना, वो 5.3% डाउन हो गई है, कम हो गई है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो रूरल कनेक्टिविटी में 99.6 एलिजिबल हैबिटेशन, मतलब लगभग क्या हो गए हैं कि 99.6% जगह ऐसी हैं रूरल एरियाज, गांव वाले एरिया में, जो अभी क्या है कि रोड के साथ कनेक्ट हो गए हैं, जा सकते हैं, जा आ सकते हैं। हर घर जल, लगभग 81% ऐसे गांव हैं जहां पर अब पानी पहुंच रहा है पाइप के थ्रू, है ना। हाउसिंग फॉर ऑल, और लगभग 2.9 करोड़ हाउस नए बनाए गए हैं। टेक ड्रिवन इनिशिएटिव भी लिया गया है। ठीक, तो इसमें कह रहे हैं कि 3.28 लाख विलेजेस मैप्ड, 2.76 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स इशूड अंडर स्वामित्व। मतलब कह रहे हैं कि स्वामित्व के अंतर्गत डिजिटली विलेज को मैप कर दिया गया है कि ये एरिया इसका है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें। वुमेन लोगों को एम्पावर किया गया नामो ड्रोन दीदी से, जिसमें 500 ड्रोन प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कोई उससे खेती में देख सकता है, कोई किसी बिजनेस में वो ड्रोन उड़ा के देख सकता है काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं चलाई गई हैं, ये सब आपको पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद कह रहा है एवोल्यूशन ऑफ द AI इकोसिस्टम इन इंडिया, और हमारे इंडिया में AI इकोसिस्टम बनाया जा रहा है ना। जैसे हर एक चीज़ें AI से चलेंगी, तो उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को ट्रेनिंग, सब कुछ देना पड़ेगा, तभी वो चल पाएंगी। तो इसकी बात हो रही है। तो जैसे AI फ्रंटियर हो गया, AI एप्लीकेशंस हो गया। अब देखो इसको क्या किया गया है ना, इसको कॉम्पिटिटर इसमें रखा गया है। जैसे कह रहा है कि न्यू फर्म ग्रेटर AI, कोई नई नई कंपनी आ रही है, उनकी AI कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सेक्टर स्पेसिफिक सॉल्यूशंस देती हैं। जैसे मान लो मैथ का कोई ऐप है, वो AI से सॉल्व होता है। ठीक है, तो अलग अलग इस तरीके के हैं कि एक पूरा वो बनाया जाए, या छोटी छोटी स्पेसिफिक ऐप्स, या छोटी छोटी स्पेसिफिक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए बनाई जाए। फिर कह रहा है कि अगर हम AI को बहुत ज़्यादा स्केल करेंगे तो लोगों की जॉब चली जाएगी, तो ये भी दिक्कत है। फिर उसके बाद कह रहा है कि प्रोप्राइटरी वर्सेस ओपन ट्रेड ऑफ, है ना। इंसेंटिव टू इनोवेट, पुशिंग फ्रंटियर, शेयर्ड इनोवेशन, एडेप्टेबिलिटी। मतलब ये कह रहा है कि अगर जैसे मान लो किसी बंदे ने कुछ तगड़ा बनाया, तो अगर वो उसको पेटेंट करा ले और कुछ ही लोगों को दे, या फिर ऐसा हो कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो सबको मिल पाए, ओपन सोर्स, तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स है जो आप देख सकते हो। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर AI, जैसे हाई स्कूल पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हाई स्कूल में हमने कुछ ऐसा चलाया जिसमें वो लोग अर्न भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई ये सारा आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर जो आई थिंक फाइनल टॉपिक है, अर्बनाइजेशन, शहर की बात हो रही है। तो अर्बनाइजेशन में ये लोग कह रहे हैं कि जैसे एफिशिएंट वर्कर जॉब मैचिंग। ठीक, मतलब कह रहा है कि ऐसा नहीं कि कोई सा भी वर्कर कहीं भी काम कर रहा है। जैसे मान लो कि मिस्त्री जो है वहाँ पर मिस्त्री काम कर रहा है, मजदूर जो है वहाँ पर मजदूरी काम कर रहा है, पेंटर जो है उसके वहाँ पर पेंटर ही काम कर रहा है। इस तरीके की बात कर रहे हैं। नॉलेज स्पिल ओवर्स, और ऐसी मतलब सिटीज, जो सिटीज़ वगैरह हैं जिनमें लोग बाग काम करने जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसा हो कि जिसके पास नॉलेज हो वही काम करे। शेयरिंग ऑफ, और हर किसी को वो कॉमन रोड शेयर हो पाए, हर किसी को वो फैसिलिटी शेयर हो पाए, ताकि क्या हो कि जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो शहरी एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको हर एक चीज़ का फ़ायदा मिल पाए, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी। इम्प्रूव्ड
फर्म डायनेमिज्म बढ़ पाएगा, स्ट्रॉन्ग इनोवेटिव आउटकम्स आ पाएंगे। ये सारी चीज़ें ये लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर है नॉन टेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर सिटीज़, मतलब ये देखो क्या कह रहे हैं कि डेवलपिंग सोशल ऑर्डर्स एंड सिविक सेंस। अभी एक चीज़ ये की गई है कि जैसे आप सभी को पता है कि सिविक सेंस वगैरह इन सब में हम लोगों को पता है कि जैसे बहुत जगह पे ऐसा दिखाते हैं कि इंडिया में सिविक सेंस नहीं है, तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लाई जा रही हैं। सिटीज़ मस्ट प्रायोरिटाइज रूल सर्टेनली ओवर रूल प्रोलिफेज, मतलब कह रहे हैं कि सिटी में कुछ रूल्स होने चाहिए जो सबको मानने पड़ेंगे। अर्बन डिजाइन एंड सर्विस डिलीवरी मस्ट बी यूज बाय बिहेवियरल इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे मान लो कि कोई ब्लिंकिट ऑर्डर कर रहा है, कोई कुछ और ऑर्डर कर रहा है, तो एक बिहेवियरल पैटर्न भी सही होना चाहिए कि हम लोग उन लोगों के साथ में सही बिहेव करें, प्रॉपर इंसेंटिव मिलना चाहिए। ठीक है, तो सिविक सेंस होना चाहिए लोगों में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये करी जा रही हैं। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो। तो ओवरऑल फ्यूचर की सिटी कैसी होनी चाहिए? टाइम एज सेंट्रल अर्बन रिसोर्सेज, है ना। इंस्पायरेशन इमेजिनेशन, मतलब ऐसा होना चाहिए कि सिटी लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई पोल्यूशन है, मिट्टी है, खाने के लिए नहीं है, जाने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंस्पायर करें कि फ्यूचर की सिटी कैसी होनी चाहिए। तो भाई आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्ड में मैं बता पाऊँ। ठीक है ना, तो चलो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई अगली वीडियो में आ जाना, और अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताओ बढ़िया लगी है।